चलिए पर्यावरण के प्रश्नों को हम लोग आज शुरू करते हैं। पिछली क्लास में हम 40-42 क्वेश्चन तक कर चुके थे और ये करीब 400 प्रश्न हैं हमारे पास इसकी श्रृंखला में, जिनको हम लोग करेंगे। 400 प्रश्नों की श्रृंखला हमारी है। तो चलिए शुरू करते हैं। आवाज़ आ रही है हमारी? चलिए आज का पहला प्रश्न है। आप लोगों को आवाज़ आ रही होगी। थोड़ा प्रश्न को और बड़ा कर लेते हैं जरूरत है तो। इतनी जगह करेंगे क्या? अब सही दिख रहा है? चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है 42 नंबर क्वेश्चन। और 42 नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं। लिखा है कि कथन है एक बायोम एक पारिस्थितिकी तंत्र होता है। सही है कि एक बायोम एक पारिस्थितिकी तंत्र होता है। एक बायोम एक पारिस्थितिकी तंत्र होता है। कारण है कि यदि एक प्रदेश के जैव एवं अजैव दोनों तत्व सम्मिलित किए जाते हैं। एक बायोम एक पारिस्थितिकी तंत्र होता है यदि एक प्रदेश के जैव एवं अजैव दोनों तत्व सम्मिलित होते हैं। तो बायो पारिस्थितिकी तंत्र होता ही है और पारिस्थितिकी तंत्र में जैव अजैव दोनों तत्व सम्मिलित होते हैं। तो इस प्रकार इसमें कह सकते हैं हम कह सकते हैं कि ए और आर दोनों सही हैं और आर की सही व्याख्या है। देखिए जैव एवं अजैव दोनों का तत्व सम्मिलित होते हैं, इसीलिए पारिस्थितिकी तंत्र है और बायोम पारिस्थितिकी तंत्र होता ही है। चलिए नीचे थोड़ी व्याख्या बता देते हैं इसकी हम। देखिए बायोम क्या है पहले देखते हैं। बायोम तो बायोम के किसी प्रदेश विशेष की जलवायु। देखिए ये देखिए बायोम क्या है हम बताएं आपको, हाईलाइट कर देते हैं। किसी प्रदेश की जलवायु मिट्टी आदि किसी प्रदेश की जलवायु मिट्टी आदि कारकों से सामंजस्य स्थापित कर जो जटिल जैव समुदाय विकसित होता है वही बायोम होता है। तो इस कथन सही। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। लिखा है सर्वाधिक स्थायी पारितंत्र पर्वत नहीं, वो समुद्र होगा। अजैविक अवयव है क्या? जीवाणु। जीवाक अजैविक अवयव नहीं है। अजैविक अवयव दूसरे आते हैं, जैसे अजैविक अवयव के अंतर्गत तापमान, स्थलाकृति, खनिज ये सब आते हैं। तो ये जो जीवाणु है, ये जीवाणु जो है, जीवाणु अजैविक नहीं जैविक अवयव कह सकते हैं हम इसमें। ये जीवाणु कहेंगे जैविक अवयव है। पारिस्थितिकी तंत्र हरे पौधे ये सही है। वैसा ग्लोबल वार्मिंग ये इसका कोई मेल नहीं है। देखिए आगे इसके हरे पौधों को पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटकों के अंतर्गत उत्पादक वर्ग में शामिल किया जाता है। ये भी जैविक। देखिए पारिस्थितिकी तंत्र के दो घटक हैं, एक जैविक घटक है और एक है अजैविक घटक। एक है जैविक घटक, एक है अजैविक घटक। जैविक घटक में उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक आते हैं। अपघटक में जीवाणु, कवक जो आते हैं अपघटक के अंतर्गत आते हैं। और अजैविक घटक में दो प्रकार हो गए, भौतिक कारक और अकार्बनिक कारक। भौतिक कारक और अकार्बनिक कारक। भौतिक कारक में जैसे तापमान हो गया, प्रकाश हो गया, स्थलाकृति, ये भौतिक कारक हो गए। अजैविक अकार्बनिक कारक में जैसे जल हो गया, मिट्टी, खनिज लवण, ये अजैविक कारक हो गए। और एक और है कार्बनिक कारक। कार्बनिक कारक में देखा जाए तो ये जैसे प्रोटीन है, वसा है, ये सब कार्बनिक कारक के अंतर्गत आ जाते हैं। ये कार्बनिक कारक के अंतर्गत आ जाते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन एक पारिस्थितिकी तंत्र की जैव विविधता की बढ़ोतरी के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो इसमें सही जवाब होगा जैव विविधता बढ़ोतरी के लिए पोषण स्तरों की कम संख्या। पोषण स्तरों की कम संख्या जैव विविधता के लिए उत्तरदायी नहीं होगी। तो ये जो तीनों हैं ये उत्तरदायी हैं, बाकी ये उत्तरदायी नहीं है। पोषण स्तर कम होंगे तो कहाँ से जैव विविधता बढ़ेगी? सिंपल सी बात है। तो देखिए हम 22 मई को एक क्वेश्चन आया कि 22 मई को प्रत्येक 22 मई को हम जैव विविधता दिवस भी मनाया जाता है। तो 22 मई को क्या मनाते हैं? अगर पूछा जाए जैव विविधता दिवस, तो जैव विविधता दिवस मनाते हैं 22 मई को। बाईस मई को। और आप लोग हमें कमेंट करके बताइएगा 22 अप्रैल को क्या मनाते हैं और 22 अप्रैल को हाँ क्या मनाते हैं। चलिए आगे चलते हैं।
निम्नलिखित में से किस कार्य से पारिस्थितिकी संतुलन बिगड़ता है? तो देखिए सिंपल सी बात है, सामाजिक वानिकी से नहीं बिगड़ेगा, वन रोपण से नहीं बिगड़ेगा, वन महोत्सव से। अगर लकड़ी काटेंगे तो वन मतलब पारिस्थितिकी संतुलन बिगड़ जाएगा। पारिस्थितिकी स्थायी मितव्ययता नारा है, किस आंदोलन का नारा है? पारिस्थितिकी स्थायी मितव्ययता किस आंदोलन का नारा है, बताइए। पारिस्थितिकी स्थायी मितव्ययता किस आंदोलन का नारा है? पारिस्थितिकी स्थायी मितव्ययता किस आंदोलन का नारा है? ये है नारा चिपको आंदोलन का। ये नारा किसका है? चिपको आंदोलन का। और इसी चिपको आंदोलन की तर्ज पर, ये तो उत्तर भारत के उत्तराखंड की तरफ चलाया गया था, इसी चिपको आंदोलन की तर्ज पर एक दक्षिण भारत में एपिको आंदोलन चलाया गया था कर्नाटक में, पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है। अगला है पारिस्थितिकी पदछाप के माप की इकाई क्या है? भूमंडलीय हेक्टेयर। पारिस्थितिकी पदछाप के माप की इकाई भूमंडलीय हेक्टेयर। अगला है झील पारिस्थितिकी में, जो झील होती है, झील तो एक पारिस्थितिकी तंत्र वो भी है, उसमें पोषक तत्वों की प्रचुर प्रक्रिया को क्या कहते हैं, ये बताना है। तो सुपोषण या यूट्रोफिकेशन कहते हैं। झील पारिस्थितिकी में पोषक तत्वों की प्रचुरण की प्रक्रिया को कहते हैं, अधिकता जो है उसको क्या कहते हैं? यूट्रोफिकेशन। चलिए यहाँ देख लेते हैं क्या है ये। जलीय पारितंत्र को पोषक तत्वों से संबद्ध करना यूट्रोफिकेशन कहलाता है। यूट्रोफिकेशन की प्रक्रिया में जलीय जलाशय पारिस्थितिकी में पौधे तथा शैवाल का विकास होता है। इसमें शैवाल तथा पौधों का विकास होता है, यूट्रोफिकेशन। सुपोषण कहता है। एलिलोपैथी क्या है? किसी एक पौधे का दूसरे पर पड़ने वाला लाभदायक अथवा हानिकारक उपापचयी प्रभाव, जैसे यूकेलिप्टस वृक्ष के विषाक्त पदार्थ जो अन्य पौधों के विकास में बाधा डाल देते हैं, ये कहेंगे एलिलोपैथी। दूसरा है बीओडी। बीओडी क्या है? जैव रासायनिक अपघटन के लिए ऑक्सीजन की जो जैविक मांग है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जो है, पदार्थों के घुलने तथा अपघटित होने के लिए वांछित ऑक्सीजन की मात्रा है। और जैवार्धन क्या है? भोजन श्रृंखला में ऊर्ध्वान्मुखी किसी हानिकारक एवं सामान्यतः विषैले पदार्थ का अधिक शक्तिशाली होना। जो विषैले पदार्थ लोगों में जाते कीटनाशक के इस्तेमाल से शरीर में वो एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण की तरफ बढ़ता ही जाता है, जैवार्धन वही है। क्वेश्चन नंबर 49 है, अधोलिखित में से कौन जीव से जैवमंडल तक जैविक संगठन का सही क्रम है? जीव से जैवमंडल तक जैविक संगठन का, तो पहला है जनसंख्या, समुदाय, पारिस्थितिकी तंत्र और भूदश, ये सही संगठन है। अगला क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी अनुक्रमण के 4 महत्वपूर्ण चरण। पारिस्थितिकी अनुक्रमण के 4 महत्वपूर्ण चरण कौन से हैं? तो ये है, पहला है क्षीणता। पहला है क्षीणता। दूसरा है आक्रमण। तीसरा है प्रतिस्पर्धा। चौथा है स्थानांतरण। तो चरणों का सही क्रम क्या हो जाएगा? 2, 1, 3, 4। पहले क्षीणता, फिर आक्रमण, फिर प्रतिस्पर्धा, स्थानांतरण। पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटकों में कौन उत्पादक है? उत्पादक कौन? तो हरे पौधे उत्पादक होते हैं। कौन उत्पादक होगा? हरे पेड़ पौधे उत्पादक के अंतर्गत आते हैं। तो पारिस्थितिकी तंत्र में उत्पादक और उपभोक्ता, मतलब उत्पादक हरे पौधे होते हैं। उत्पादक हरे पौधे होते हैं। तो पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटकों में उत्पादक घटक हरे पौधे हैं। हरे पौधे क्या कहते हैं? सूर्य के प्रकाश का उपयोग करके प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो जर्मन वैज्ञानिक अर्नेस्ट हैकेल थे, उन्होंने 1869 में पारिस्थितिकी शब्द का जो है इस्तेमाल किया था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से किसने सर्वप्रथम गहन पारिस्थितिकी, डीप इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया? तो ये किया था अर्नेस्ट नेज ने। पारिस्थितिकी तो किया था, अभी हमने बताया, ऊपर देखिए अर्नेस्ट हैकेल ने। लेकिन अगर पूछा डीप इकोलॉजी, गहन पारिस्थितिकी,
तो इसका इस्तेमाल किया था आर्नेस्ट नीज ने 1973 में। अगला क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी निकेत की संकल्पना को किसने प्रतिपादित किया? तो पारिस्थितिकी अर्नेस्ट हैकेल, ग्रीन पारिस्थितिकी आर्नेस्ट नीज। अब पारिस्थितिकी निकेत, इसकी संकल्पना दी थी ग्रीनेल्स ने। किसने की? ग्रीनेल्स ने। पारिस्थितिकी निकेत की संकल्पना को सर्वप्रथम ग्रीनेल्स ने प्रतिपादित किया। पारिस्थितिकी कर्मता, इकोलॉजी निके, किसी विशेष प्रजाति की उसके पर्यावरण में कार्यात्मक भूमिका व स्थिति को दर्शाती है। अगले प्रश्न पर पढ़ते हैं, इसको मैच करना है खाद्य श्रृंखला। खाद्य श्रृंखला को किसे मिलाएंगे? पारिस्थितिकी में श्रेणीबद्ध कई स्तर, ये खाद्य श्रृंखला है। क्या लिखना है इसमें? सुमेलित कीजिए। एक 54, ठीक है, ये गड़बड़ आ गया क्वेश्चन। ये देखिए यहाँ आते हैं, सबमिट करना है। तो खाद्य श्रृंखला, खाद्य श्रृंखला क्या है? खाद्य श्रृंखला की एक दूसरे से संबंध, अनेक जीव जंतुओं को अपने भोजन के स्रोत में एक दूसरे पर निर्भरता, यह खाद्य श्रृंखला। खाद्य श्रृंखला ए का 3 जैसे मिला, तो खाद्य श्रृंखला क्या है? ये देखिए इधर, अनेक जो, ये ए मिल जाएगा, अनेक जीव जंतुओं की अपने भोजन के स्रोत के रूप में एक दूसरे पर निर्भरता। फिर लिखा खाद्य जाल। खाद्य जाल, खाद्य श्रृंखला की एक दूसरे से संबंध एवं अनुनासिकता तंत्र जो है वो खाद्य जाल है। फिर लिखा बायोम, पोषण स्तर देख लेते हैं। पोषण स्तर से वानस्पतिक एवं प्राणी जगत का प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला समुदाय, पोषण स्तर। और बायोम, पारिस्थितिकी में श्रेणीबद्ध के स्तर। चलिए देखते हैं यहाँ पे सही उत्तर। खाद्य श्रृंखला अनेक जीव जंतुओं को अपने भोजन के स्रोत के रूप में निर्भरता, सही है। खाद्य जाल अन्योन्याश्रित तंत्र है। पोषण स्तर, पारिस्थितिकी में श्रेणीबद्ध कई स्तर, इसका सही होगा डी वाला। देखिए तो यहाँ एक गलत हो गया, पोषण स्तर वाला। पोषण स्तर वाले में मिलाएंगे सी का 2 से, इसको हमने गलत मिला दिया था। चलिए सही करते हैं। पोषण स्तर वाला मिलाएंगे इससे सी, और इसमें आ गया ए। खाद्य जाल हो गया बी। अब कौन सा बचा डी, यही आ जाएगा। तो चलिए तो हो गया। चलिए अब आ जाते हैं पारिस्थितिकी तंत्र के प्रकार, पदार्थों का संचरण। पारिस्थितिकी निकेत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? कौन सा सही है? पारिस्थितिकी निकेत में कौन सा सही है? एक सेकंड वेट करिए। चलिए अच्छा आगे पढ़ते हैं। पारिस्थितिकी निकेत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? यह उन परिस्थितियों की श्रेणी को प्रदर्शित करता है जो संसाधनों का उपयोग और पारिस्थितिकी तंत्र में उसकी कार्यात्मक भूमिका को सहन कर सकती है। प्रत्येक प्रजाति का एक अलग स्थान होता है। कौन सा इसमें सही है बताना है। कौन सा सही है? पारिस्थितिकी निकेत, तो इसका जो सही है, दोनों सही हैं। मतलब पारिस्थितिकी निकेत के विषय में हम कह सकते हैं कि यह उन स्थितियों की श्रेणी का प्रतिनिधित्व करता है जो संसाधनों के उपयोग और पारिस्थितिकी तंत्र में उसकी कार्यात्मक भूमिका को सहन कर सकती है। प्रजाति का एक अलग स्थान होता है। दोनों सही हैं। पारिस्थितिकी निकेत किसी समुदाय विशेष के अंतर्गत किसी जीव के प्रकार, व्यवसाय तथा जीवन के रूप को
निर्दिष्ट करता है। अगला क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी तंत्र में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में स्थानांतरण से ऊर्जा की मात्रा क्या होती है, घटती है कि बढ़ती है? तो एक पोषी स्तर से जब भी दूसरे पोषी स्तर में जाएंगे तो 10% ऊर्जा कम होती जाएगी, 10% ऊर्जा कम होती जाएगी। ये लिंडमान का नियम है, इसी को लिंडमान के ऊर्जा का नियम कहते हैं। तो एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में ऊर्जा जाने से 10% ऊर्जा का ह्रास होता है, बढ़ती नहीं ऊर्जा। तो ऊर्जा क्या होगी, एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में जाने पर ऊर्जा का ह्रास होगा, ऊर्जा घटेगी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भोजन जालों में विविधता वृद्धि पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिरता को बढ़ावा देती है। तो ये सही बात है। अगर भोजन तब एक ही जीव के लिए कई प्रकार की भोजन की व्यवस्था रहेगी तो पारिस्थितिकी तंत्र की जो विविधता है बहुत दिन तक स्थिर रहेगी। वह पारिस्थितिकी तंत्र की समुत्थान शक्ति को बढ़ाती है। तो ए और आर दोनों सही है, सही व्याख्या है। भोजन जाल को मतलब जैसे अभी मान लीजिए सांप मेढक को खाता है, सांप मेढक को खा रहा है, तो अगर सांप के लिए और भी कुछ खाने की चीज़ें होंगी जैसे कीड़े मकोड़े और चीज़ें खा ले और उपलब्ध हो जाए इसके लिए, तो मेढक को कम खाएगा, तो मेढक की भी प्रजातियाँ कुछ बची रहेंगी। और यदि और प्रजाति सांप को खाने के लिए कुछ और ना हो तो मेढक खा के मेढक को ख़त्म कर देगा। मेढक की पारिस्थितिकी तंत्र में उपलब्धता खत्म। फिर सांप मेढक खा रहा, जब मेढक कुछ दिन बाद नहीं बचेंगे तो सांप अपने आप मर जाएंगे। या जो सांप को खाने वाले जीव हों सांप को केवल खा के ख़त्म कर देंगे, मेढक को ख़त्म कर देंगे, और मेढक ख़त्म होने सांप भी ख़त्म होने लगेंगे। धीरे धीरे पारिस्थितिकी तंत्र जो है स्थायित्व भी कम होगा और इसकी जो जैव विविधता है वो भी घटती जाएगी। तो एक अगर ज़्यादा विकल्प रहेंगे तो हमारी जैव विविधता बरकरार रहेगी। तो यहाँ पे दोनों सही है। अगला है कि सूर्याभिताप जैवमंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र के लिए सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा स्रोत है। सूर्य की जो ऊर्जा है जैवमंडल के सबसे, ठीक है, सही है। तो सौर विकिरण हरे पौधों द्वारा भोजन तथा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। तो सही है, दोनों सौर विकिरण ही तो हरे पौधों में भोजन, जो सौर विकिरण है सौर ऊर्जा है, यही तो हरे पौधों द्वारा भोजन तथा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है। तो ए और आर दोनों सही व्याख्या है। चलिए अगली तरफ चलते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्वपोषी स्तर पर उत्पादन को प्राथमिक उत्पादकता कहा जाता है, ठीक है। दूसरा, द्वितीय उत्पादकता का संदर्भ परपोषी पर स्तर से उत्पादन से है, ये भी सही है। परपोषी होते हैं जो दूसरी उत्पादकता होती है। तो देखिए पारिस्थितिकी तंत्र में जो जैविक घटक हैं इनको भागों में स्वपेशी होते हैं, संगठक होते हैं और परपोषी संगठक होते हैं। खाद्य श्रृंखला में मानव क्या है? खाद्य श्रृंखला में मानव का स्थान क्या है? मानव देखो खाद्य श्रृंखला में प्राथमिक तथा द्वितीयक उपभोक्ता के तौर पर आता है। मानव जो है खाद्य श्रृंखला में प्राथमिक और द्वितीयक उपभोक्ता के तौर पर आता है। फिर है सर्वभोजी के ऊर्जा का स्रोत। सर्वभोजी के ऊर्जा का स्रोत क्या है? सर्वभोजी के ऊर्जा का स्रोत तो क्या है? ऊर्जा का स्रोत प्राथमिक उत्पादक भी होते हैं, उपभोक्ता भी होते हैं और मांसभक्षी, ये है सर्वभोजी। जो सर्वभक्षी आहार श्रृंखला में उपभोक्ता वर्गीकरण है, इसका अर्थ है सब कुछ खाने वाला। सर्वभोजी सब कुछ, यह अपनी ऊर्जा की आवश्यकता को पादप जानवर दोनों से मिलने वाले रासायनिक पोषक पदार्थों से पूरा कर लेता है। तो इस प्रकार जो है भोजन स्रोत प्राथमिक उत्पादक, उपभोक्ता और मांसभक्षी सब है, कहीं से भी अपनी ऊर्जा का स्रोत हो सकता है इसका। पारिस्थितिकी तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर किसको होगा? सबसे ज़्यादा ऊर्जा किसके पास? पोषण स्तर, क्योंकि एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में जाने पर ऊर्जा का ह्रास होता है। तो सबसे ज़्यादा जो पोषण स्तर होगा सर्वाहारी के पास होगा। सर्वाहारी जो जीव शाकाहारी मांसाहारी दोनों होते हैं उन्हें सर्वाहारी कहते हैं। सर्वाहारी मुख्यतः मनुष्यों को रखा जाता है क्योंकि भोजन पौधों जंतुओं प्राप्त करते हैं और सर्वोच्च पोषण स्तर के अंतर्गत रखा जाता है। एक पारिस्थितिकी तंत्र में निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक उपभोक्ता हैं बताना है। कौन प्राथमिक उपभोक्ता है? प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत कौन आएंगे? तो प्राथमिक उपभोक्ता आएगा चींटी और हिरन।
प्राथमिक उपभोक्ता में ज़्यादातर ऐसे होंगे जो कह सकते शाकाहारी टाइप के लोग होंगे। जैसे बाघ और लोमड़ी ये तो द्वितीयक उपभोक्ता हैं। तो शाक भक्षी प्राणी प्राथमिक उपभोक्ता, जो शाकाहारी टाइप के होते हैं वही सब प्राथमिक उपभोक्ता। जैसे शाक भक्षी प्राणी जो घास फूस खाते हैं वही, तो फिर प्राथमिक उपभोक्ता है। तो इसमें चींटी और हिरन प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत आता है। चलिए आगे चलते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र के निम्नलिखित में से कौन सा घटक जैव तथा अजैव जगतों के बीच मध्यस्थता की भूमिका निभाता है? वियोजक या अपघटक? इसका सही उत्तर है अपघटक या वियोजक। डिकम्पोजर जो होता है अपघटन। तो अपघटक क्या होते हैं? ये सूक्ष्म जीव होते हैं। अपघटक क्या होते हैं? सूक्ष्म जीव होते हैं जो मृत पौधों, जंतुओं तथा जैविक पदार्थों को वियोजित मतलब सड़ाना गलाने का काम करते हैं। इनमें से अधिकांश सूक्ष्मजीव बैक्टीरिया तथा कवक के रूप में होते हैं। ये बैक्टीरिया कवक क्या हैं? अपघटक हैं, सूक्ष्म जीव हैं। यही जो है जैविक पदार्थों को सड़ाने गलाने का काम करते हैं और इसको मृदा में मिला देते हैं। ज़्यादातर मृदा में मिलते ही हैं। अब बताना है जलीय पर्यावरण में DDT सांद्रण के संकलन के आधार पर आहार श्रृंखला में प्रदूषण का स्तर निम्नांकित क्रम में बढ़ता है। जल पादप देखो जल पादप में रहेगा, उससे घोघा अगर जल पादप को इस्तेमाल करेगा तो घोघा में और प्रदूषण बढ़ जाएगी, सांद्रता बढ़ जाएगी। घोंघा को मछली खाएगी और सांद्रता बढ़ जाएगी। मछलियों को जैसे पक्षी ले लिया तो सांद्रता मतलब जल पादप से घोघा, घोघा मछली, मछली से पक्षी तक ये सांद्रता बढ़ती जाएगी। यहाँ अगला है निम्न में से कौन सा कथन सही है? जैव मंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशात्मक होता है। ऊर्जा का प्रवाह एक दिशात्मक होता है। पूछे कौन सा सही है? कौन सा कथन सही है? तो यही सही है। जैव मंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह क्या होता है? एक दिशात्मक होता है। ऊर्जा का प्रवाह एक दिशात्मक होता है। पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं। सौर ऊर्जा की सबसे महत्वपूर्ण इकाई होती है जल चक्र में। सौर ऊर्जा की सबसे महत्वपूर्ण इकाई होती है जल चक्र में। भूमिका जो होती है जल चक्र। निम्नलिखित में से कौन अधिकतम कुशलतापूर्वक सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है? कौन करेगा भाई? जो पेड़ पौधे, क्लोरेला शैवाल है। क्लोरेला क्या है? देखो बाघ नहीं बनाते भोजन स्वयं, केचुआ नहीं बनाते, कसकुट्टा नहीं बनाते। जो अपना भोजन स्वयं बनाएगा वही कुशलतापूर्वक जो सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, तो क्लोरेला करेगा। क्लोरेला क्या है? क्लोरेला एक शैवाल है। क्या है? शैवाल की प्रजाति है। और क्लोरेला से अंतरिक्ष यात्री को प्रोटीन युक्त भोजन, जल और ऑक्सीजन प्राप्त हो सकता है। शैवाल शीघ्रता से प्रजनन करते हैं तथा कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करके भोजन बनाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण के उपरांत शुद्ध ऑक्सीजन छोड़ते हैं। प्रोटीन संश्लेषण के लिए नाइट्रोजन के स्रोत के रूप में शैवाल मल तथा मूत्र से उत्पन्न पदार्थों का उपयोग कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जीव अपना भोजन अकार्बनिक पदार्थों से निर्मित करता है? तो रबड़ का पौधा। रबड़ का पौधा अपना भोजन जो है अकार्बनिक पदार्थों से निर्मित करता है। उल्लेखनीय कि रबड़ के वृक्ष भूमध्य रेखीय सदाबहार वनों में पाए जाते हैं। रबड़ उष्णकटिबंधीय पौधा है। अगला प्रश्न है ऊर्जा का पिरामिड सर्वदा सीधा मतलब खड़ा होता है। ऊर्जा का पिरामिड सर्वदा सीधा होता है। ऐसे कर सकते सीधा होता है। सीधा होता है। जब ऊर्जा का एक पोषण स्तर से दूसरे में प्रवाह होता है तब हर पद में कुछ ऊर्जा की प्राप्ति होती है। अच्छा, ये कुछ प्राप्ति कहाँ होती है? ऊर्जा जब एक ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा पोषण स्तर में ऊर्जा जाती है तो ऊर्जा का 10% ह्रास होता है, ये बताया गया। तो ये तो गलत हो गया, यही सही है। तो ए सही आर गलत, ए सही आर गलत, ये सही आर गलत। अगला प्रश्न है निम्न में से किस पारिस्थितिकी तंत्र में पौधों का जैविक पदार्थ अधिकतम है? तो इसका सही जवाब है उष्णकटिबंधीय वर्षावन। इसमें जैविक पदार्थ अधिकतम होता है। उष्णकटिबंधीय वर्षावन भूमध्य रेखा के दक्षिण या उत्तर में लगभग 10 डिग्री अक्षांश के मध्य पाया जाता है। ये एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका तथा मध्य अमेरिका और प्रशांत महाद्वीप पर पाए जाते हैं। पृथ्वी पर रहने वाले सभी पशुओं और प्रजातियों की सर्वाधिक जैविकता इन्हीं वनों में पाई जाती है।
इन वनों में का जैविक पदार्थ अधिकतम होता है। तो ये आज 72 तक कर लिए हैं। इन 400 प्रश्नों की श्रृंखला में हम 72 प्रश्नों तक पहुंच चुके हैं, 72 हो चुके हैं। कल इसके आगे और शुरू करें, जारी रखेंगे। तो मिलते हैं आपसे जल्दी ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप शेयर करिए, लाइक करिए, और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए और इनका रिवीजन फटाफट करते जाइए। ऐसे प्रश्न हैं जो किसी न किसी परीक्षा में सेम टू सेम मिल ही जाएंगे आपको। तो जय हिंद, जय भारत।